मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस फंडिंग डीप स्टेट यूएस डीप स्टेट की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। जो देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, एक आरोप उस पर यह भी लग रहा है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हो जाएगा। राज्यों की नहीं, आप समझा सकते हो कैसे होगा? उनका आरोप यह है। आरोप नहीं, मगर तुम तो एनालिसिस करो आरोप का। साहिल, तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अभी बता है भाई, अभी बता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस डील में कांग्रेस का चाटुकार एंकल राहुल कुनवाल अमित शाह जी का इंटरव्यू ले रहा था और वो अमित शाह जी को पुरानी बातों को याद दिलाकर उनकी बेइज्जती करने की और उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो उन्हें गुस्सा दिलाने में सफल भी हो जाता है। लेकिन जब अमित शाह जी को गुस्सा आता है तो उसका परिणाम एंकर को ही भुगतना पड़ जाता है, क्योंकि अमित शाह जी पहले तो उसे बेइज्जत करते हैं, फिर भरी मंच पर उसे एक्सपोज करते हैं और उसकी चाटुकारिता भी निकाल देते हैं, जिसके बाद दोस्तों एंकर का मुंह देखने लायक हो जाता है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सर, एक फ्रेंच मीडिया संस्थान है मीडिया पार्ट, उसने राफेल जेट्स पे कुछ आरोप लगाए, तब सरकार ने बोला कि नहीं ये फालतू के आरोप है, कोई मतलब। उसी संस्थान ने अब एक और एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है ORCCP, उस पे आरोप लगाए। बीजेपी उन आरोपों पे चढ़ गई, कहते हुए कि यही साबित करता है कि जॉर्ज सोरोस का कांग्रेस पार्टी से लिंक है। तो मेरा सवाल यह है कि जब उन्होंने राफेल पे आरोप लगाए तब तो आपने खारिज कर दिए, अब वो जॉर्ज सोरोस फंडिंग डीप स्टेट यूएस डीप स्टेट की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वही संस्थान ठीक है। देखिए राहुल जी, आप यूपीए के 10 साल याद करो। आरोप जो लगते थे वो विदेश की संस्थाएं नहीं लगाती थी। आरोप यहां केग लगाता था। आरोप यहां आरटीआई से निकल कर आते थे और आरोप की जांच यहां से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या हाई कोर्ट, किसी कंसर्न हाई कोर्ट के ऑर्डर से होती थी। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में केग भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है। कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं बता दे। क्या निजी बात? क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। आपको समझ में आया या अच्छे से समझाएं? किसी को भी खड़ा करो, बता देंगे। आप खड़ा करो ना तो जवाब मिल जाएगा। जो देखो हाथ खड़ा हुआ, बता दो भैया, माइक ले जाओ वहां। समझ में आया कि नहीं? ऐसी मत हाथ खड़ा कर देना। क्या समझ में आया? विदेश में कोई रहता है मिसेज? तू समझा? हाँ। हर 6 माह विदेश जाते हैं इसलिए कह रहे हैं। अभी थोड़े बैक और पीछे हो जाओ, रिवाइंड करो कैसेट तो और याद आएगा। आपको 4 जून के बाद ऐसी फीलिंग आई कि, मतलब लोगों को ऐसी फीलिंग आई, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूं, कि बीजेपी 240 सीट लेकर भी थोड़ी सी बैकफुट पे थी, कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल का इसमें सबसे बड़ा रोल है। वो कैसे? मैं बताता हूं क्या। मैं आज तक के माध्यम से देश की जनता को पूछना चाहता हूं। लोकसभा में 2 और होते हैं, स्पीकर साहब बीच में बैठते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑपोजिशन बैठता है और राइट हैंड साइड पर सरकार जो जीतती है वो पार्टी बैठती।
भाई राइट हैंड साइड पर कौन बैठा है बताओ तो, कौन बैठा है भाई? मोदी जी बैठे हैं। सरकार में प्रधानमंत्री की शपथ किसकी होती है? जो चुनाव जीतता है उसकी होती है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए हैं। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो न, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं मैं आपको ये बता दूं, एक व्यक्ति ऐसा है, मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। सर 303 की सरकार और 240 की सरकार में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। उस वक्त भी हम कहते थे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा, आज भी कह रहे 1 नेशन 1 इलेक्शन आएगा। उस वक्त भी कहते थे कि वक्फ का गैर संवैधानिक कानून हम बदलेंगे, आज भी मैं कह रहा हूं वक्फ का गैर संवैधानिक कानून बदलेंगे। उस वक्त भी कहते थे कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा दुनिया में, आज भी मैं कहता हूं कि 2027 में भारत तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगा। उस वक्त भी हम कहते थे कि 2037 में महान भारत की रचना होगी, विकसित भारत की रचना होगी और भारत समग्र संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर होगा, टॉप पर होगा। मैं आज भी ये कह रहा हूं। राहुल भाई आप पत्रकार हो, आपके लिए जय पराजय ये मायने रखता है। हम राजनीति में एक मिशन लेकर निकले हैं, हमारे लिए भारत माता के अलावे कोई मायने नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम लोगों के पास कुछ वक्त है, हमारे कुछ साथी हैं वो सवाल करना चाहते हैं, तो 1-2 सवाल हम अपने साथियों से भी लेंगे। साहिल जोशी हैं। तेरा खजाना खाली हो गया? नहीं, मेरे पास बहुत सवाल है, मेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1-2 सवाल, मगर ऑडियंस को भी पूछने दो। अमित शाह जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे आपने अभी जवाब दिया। एक आरोप उस पे ये भी लग रहा है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हो जाएगा। राज्यों की नहीं, आप समझा सकते हो कैसे होगा? उनका आरोप ये है। आरोप नहीं, मगर तुम तो एनालिसिस करो आरोप का। साहिल तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार। गजब बेइज्जती है। सर बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता वरुण धवन यहाँ पे हैं, कह रहे थे कि मुझे आपसे जरूर मिलना है और मौका लगे तो सवाल भी पूछना है, तो चलिए पूछिए, क्योंकि यूजुअली लोग सवाल वरुण से पूछते हैं। वरुण ने कहा कि मुझे मौका दीजिए सवाल। नमस्कार सर। वरुण पत्रकार मत बन जाना इन लोगों के राह में। सर इतना बुरा भी नहीं है पत्रकार बनना, आप ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा कर रहा है भाई लड़का। कहना चाहता हूँ सर आपको आज, क्योंकि मैंने आपको लाइव देखा है, बहुत बार टीवी पे देखा है, कि जैसे कि राहुल ने कहा कि वो आपको पॉलिटिक्स के चनक्या कहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली हमारे देश के हनुमान है, जो निस्वार्थ देश की सेवा कर रहा है। सर अमेरिका का नेबर है कनाडा। कनाडा ने आरोप लगाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई भारत की जेल में है और सीधे सीधे गृह मंत्रालय पे आरोप लग रहा है कि किसी तरीके से केंद्र सरकार की शय पे ये कनाडा में हिंसा करवा रहा है। अब सब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर वो जेल में है तो ये कैसे हो रहा है? देखिए, विदेश मंत्री जी ने इनको कहा है कि आपके पास जो भी तथ्य हो हमारे सामने रखिए, हम कठोर कार्यवाही करेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं, क्योंकि आपने इतना छोटा सा जवाब दिया, मैं सोचा था कि थोड़ी तफसील से बातचीत होगी। भाई सवाल कितना बड़ा हो इससे मतलब नहीं है, जवाब सही हो इससे रखिए। बात तो सही है। नहीं, पर ये जो लॉरेंस बिश्नोई पे जो आरोप लग रहे हैं वो तो जेल में है, ये कैसे गैंगस्टर? राजनीति में आरोप लगते हैं, जैसे आपका सवाल पूछना बड़ा स्वाभाविक होता है, इसे राजनीति में आरोप लगाना है। परंतु हमारे विदेश मंत्री जी ने उनको कहा है जो कि भी तथ्य है हमें दीजिए, हम इस पर एक्शन लेंगे। तथ्य की राह देख रहे हैं। सर जब से हरियाणा का नतीजा आया, उसके बाद महाराष्ट्र का नतीजा आया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम्स पे एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। अब उनको लगता है कि ईवीएम्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नए जो ईवीएम्स बन रहे हैं उसमें अमित शाह जी ने, मोदी जी ने कुछ एक ऐसा चिप कुछ डाल दिया है कि अब ईवीएम्स पे उनका विश्वास हो गया। देखिए, लोकसभा चुनाव ईवीएम में होता है नहीं, लोकसभा चुनाव ईवीएम में हुआ था। राहुल गांधी मानते हैं कि लोकसभा में वो जीत गए हैं, वो मानते हैं, जीते नहीं है मगर वो मानते हैं। तो ईवीएम बरोबर था। झारखंड में टप से शपथ लेकर सत्ता में बैठ गए, ईवीएम बरोबर है। महाराष्ट्र में जनता ने पटकनी दे दी तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है। हरियाणा में पटकनी दे दी, हरियाणा में खराब है। अब वो कहावत है, नाचना न आए आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भैया।
और ईवीएम पर भारत के चुनाव आयोग ने पूरा 3 दिन सार्वजनिक एडवर्टाइज देकर कहा कि ईवीएम हैक हो सकता है, ये ईवीएम पड़ा, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर बता दो। ये सारे घमंडिया गठबंधन की पार्टियां विरोध करती है, कोई नहीं गया। इनका एक कल्चर है कि आरोप करो और भाग जाओ, भ्रांति खड़ी करो। आज मैं कहता हूं, ये कहते थे कि हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कांग्रेस के नेता आज भी बोले कि आपकी सीटें 240 आई वरना आप बदल देते। उनको मालूम नहीं है 10 साल तक हम 2/3 बहुमत के साथ एनडीए शासन करता था, हमने आरक्षण को नहीं छुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम आरक्षण देकर एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को कम करने का काम किया, हमने नहीं किया है। और मैं फिर से एक बार आज तक मैं दोहराना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद सदन में है, हम ना धर्म के आधार पर आरक्षण आने देंगे, ना एससी, एसटी, ओबीसी के कोटा में कटौती होने देंगे। से चुनावी प्रक्रिया से जुड़े 2 सवाल और हैं। पहला ये कि आजकल जब पोलिंग खत्म होने को है, 6:30 बजे जो ईसी का डेटा आता है और 11:30 बजे जो आता है, विपक्षी पार्टियां पूछ रही है 5-6% कैसे बढ़ जाता है, पहले तो नहीं बढ़ता था। उनका आरोप यह है कि कुछ आप कर रहे हैं आखिरी के घंटे में कि आखिरी के जो वोट पड़ते हैं वो सारे आपके पड़ते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, उनके पास बूथ इंचार्ज रहा हुआ कोई व्यक्ति लीडर बना ही नहीं है। सारे परिवारों से आ गए, बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कभी बूथ पर काम नहीं किया है। जब इलेक्शन समाप्त होता है तब पोलिंग स्टेशन की परिधि में जितने लोग अंदर आ जाते हैं वो सभी को 8 बजे 9 बजे जो बजे वो वोटिंग करने का सर्कुलर टीएन सेशन के समय से है। अगर इतना ज्ञान होता है तो सवाल पैदा नहीं होता है। क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है एक और सवाल, वोटर रोल्स के एडिशन और डिलीशन का। पहला सवाल ये कि 40 लाख लोकसभा और विधानसभा के बीच में महाराष्ट्र में वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है, वो लोग पूछ रहे हैं ये कहां से आए। और दूसरा सवाल ये कि जो फंसी हुई सीट है, जो आरोप लग रहा है, जहां पे टाइट फाइट थी, बीजेपी कम मार्जिन से हारी, वहां पे आप बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स की मदद से वोटर डिलीशन करवा रहे हैं फटाफट। जो लोग जिंदा भी हैं, घूम भी रहे हैं, उनके भी आप नाम हटवा रहे हैं ताकि टाइट फाइट में आप आगे निकल जाए। इन 2 आरोपों को ऐसा है, मैं ये भ्रांति कुछ पार्टियां मिलकर फैला रही है, मैं देश की जनता को स्पष्टता करना चाहता हूं, इन्होंने कभी इलेक्शन कमीशन के रूल्स नहीं पढ़े हैं। किसी भी व्यक्ति का वोटर से नाम डिलीट करने की एक प्रक्रिया होती है। वोटर से नाम डिलीट करना है तो इलेक्शन कमीशन उनको 11 दिन का नोटिस भेजता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो रहा है, आपको कोई आपत्ति हो तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर, इस मोबाइल नंबर पर, इस मेल पर या पत्र लिखकर हमें जानकारी करिए, पर्सनली भी आपका स्वागत है। तो किसी का नाम डिलीट करना इतना सरल नहीं होता है भाई। अगर हार के कारण इसी मैदान में ढूंढने हैं तो मिलते रहेंगे। पर आपका कहना है कि इस तरीके से, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था, जो आरोप कांग्रेस पे उनके एलाइज ने लगाया कि वो इतने जागरूक नहीं थे, तो बीजेपी ने फटाफट जहां टाइट सीट थी वहां पे नाम डिलीट करवा दिए, इनको पता भी नहीं चला और नाम डिलीट हो गए टाइट फाइट। ऐसे नहीं होता है, नोटिस जाती है राहुल जी, आप तो कम से कम थोड़े डेप्थ में जाओ। आपका काम है जनता में जागरूकता फैलाना। इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी का नाम भी आप डिलीट नहीं कर सकते, एक नोटिस भेजना पड़ता है, उसके घर पर बकायदा पोस्ट जाती है। और बीएलओ हमारी उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं, इटली गए हैं क्या? तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।